नमस्कार। त्रिशला फाउंडेशन के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आपने इस गर्दन के ना रुकने के लिए पहले पार्ट में सुना कि गर्दन का रुकना कितना महत्वपूर्ण है, उसके क्या क्या कारण होते हैं, किन किन बीमारियों में पाया जाता है, ट्रीटमेंट का बेसिस क्या होता है और गर्दन के ना रुकने पर हमें क्या करना चाहिए। अब हम इस लेक्चर में बात करेंगे कि कैसे हम अपने बच्चों के गर्दन पर कंट्रोल कर पाएं, उसके क्या तौर तरीके हैं और नहीं हो पाता तो क्या क्या सपोर्ट सिस्टम है, आगे उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो आइए हम लोग बात करते हैं गर्दन को कैसे रोकें इन सेरेब्रल पाल्सी बच्चों में, हाउ टू इंप्रूव नेक कंट्रोल। सबसे पहले हमें देखना है धड़ और रीढ़ की मांसपेशियों को ताकत बढ़ाने के लिए थेरेपी करना है। पहले तौर तरीकों के बारे में बात कर लें, फिर एक एक टेक्निक के बारे में थोड़ा थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे और अधिक जानकारी के लिए अपने थेरेपी से संपर्क करें, केंद्रों पे संपर्क करें, स्पेशलिस्ट से संपर्क करें, क्योंकि हर बच्चों की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है और डिटेल में असेसमेंट होना भी बहुत जरूरी होता है। नेक कंट्रोल को इंप्रूव करने के लिए बहुत सारे तौर तरीके इस्तेमाल करने पड़ते हैं। सबसे पहले गर्दन और जो कोर मसल्स होती है, जो धड़ की मसल होती है, इनकी मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करना है। दूसरा, तमाम तरह के सेंसेशंस होते हैं, सुनना, देखना, वेस्टिबुलर सिस्टम, जोड़ों की पोजीशन का प्रोप्रियोसेप्शंस होता है, उनको स्टिमुलेट करना है, जैसे ब्रेन को सिग्नल जाए। क्योंकि देखा गया है जो मोटर एक्टिविटीज हमारे बच्चों का या हमारा अपना होता है और सेंसेशन पर निर्भर करता है कि हम बच्चे को सेंसेशन कितना देते हैं। इसलिए जब भी हम ऐसे बच्चों के पेरेंट्स के साथ बात करते हैं तो बोलते हैं कि आई टू आई कांटेक्ट करना ऐसे बच्चों के साथ सबसे महत्वपूर्ण होता है। किसी तरह के कोई भी एक्सरसाइज ना करें, बच्चों से खूब डिस्कस करें, खूब बातें करें, सेंसरी स्टिमुलेशन दे, जो नॉर्मल पैटर्न का होता है वो देते हैं तो बच्चे में उसका एक जो रिजल्ट होता है बहुत अच्छा होता है। उसके पोस्चर कंट्रोल पर ध्यान देने की जरूरत है। बच्चा डिस्टोनिक है, डिस्काइनेटिक है, तो बच्चे को रिलैक्स करने की जरूरत है। रिलैक्सेशन है, पाउडर मसाज है, पैरावर्टिब्रल स्टिमुलेशंस है और बहुत सारी और भी एक्टिविटीज होती हैं जिसके नेक कंट्रोल इंप्रूव किया जा सकता है। ये सब भी नहीं होता तो स्पाइनल ब्रेस देना पड़ता है। आप सामने स्क्रीन पे दिख रहे होंगे कि एक सर्वाइकल और अपर ट्रंक कोर मसल को स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस के लिए किस तरह का फोटोग्राफ दिखाया गया है। एक एग्जाम्पल है। बहुत सारे तौर तरीके की एक्टिविटीज होती है, बच्चे की क्या कैपेबिलिटीज हैं, बच्चे की उम्र कितनी है, बच्चे का गर्दन करके रुकना है, उस हिसाब से उसके धड़ और गर्दन की मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए एक्टिविटीज और एक्सरसाइजेस कराई जाती है। वो प्रॉपर थेरेपिस्ट के अंडर गाइडेंस में होना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है गर्दन का रुकना बिल्कुल नहीं आपने करा दिया तो बच्चे को नुकसान भी हो सकता है। अब आगे बात होती है सेंसरी स्टिमुलेशन। स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे कि जो ब्रेन को जो सिग्नल जाता है वो सेंसेशन से जाता है, माने देखने से, शारीरिक कंट्रोल बनाने से, जोड़ों की पोजीशन से, सुनने से। तो इन सबको बार बार हम स्टिमुलेट करते हैं, नॉर्मल सिग्नल देते हैं कि बच्चा गर्दन कैसे रोके कैसे रोके कैसे रोके, तो अल्टीमेटली कन्वर्ट होकर के बच्चा अपना गर्दन को रोकना वो शुरू कर देता है। एक इस तरह की जिनको बच्चों की इस तरह के सेरेब्रल पाल्सी की प्रॉब्लम है उनको सेंसरी स्टिमुलेशन रूम बनाना चाहिए। उसमें तमाम तरह की कलरफुल ऑब्जेक्ट हो, लाइटिंग व्यवस्था हो, तमाम तरह के इंस्ट्रूमेंट्स हो, ऊपर से झलकते झालर्स हो, खिलौने हो और लाइट, साउंड, म्यूजिक, वाइब्रेशन का जो जिस तरह के बच्चे उससे प्रभावित हो पाए उस तरह की व्यवस्था इनको करनी पड़ती है। जिनका विजन बहुत वीक हो उनको थोड़ा सा लाइट जहाँ पे कम हो, डिफरेंट तरह की कलर की लाइट्स का स्टिमुलेशन दिया जाता है। पोस्चर कंट्रोल के बारे में आप सामने देखेंगे, बच्चा जिस स्टूल पे बैठा हुआ है उनका धड़ जो है पूरा सीधा करके, तो एक होता है कि स्टूल पे बैठने से बच्चे में जो होती है पोस्चरल कंट्रोल बहुत अच्छा आता है। प्रॉपर अलाइनमेंट स्पाइन का होना बहुत जरूरी है और ये जब होता है तो बच्चे में गर्दन पे कंट्रोल बहुत अच्छा आता है। और ये जो कंट्रोल होता है एकदम पद्मासन, जो हमारा हिंदुस्तान का जो एक बेस्ट पोस्चर होता है उसमें बैठाते हैं तो उसमें भी धड़ पे बहुत अच्छा कंट्रोल आता है और बच्चे में रिलैक्सेशन भी आती है और गर्दन पे उसका बहुत असर पड़ता है। पद्मासन के जो फायदे होते हैं, प्रॉपर पोस्चर कंट्रोल होना, गर्दन का कंट्रोल होना, रिलैक्स बच्चे का होना
और हिप सबलक्सेशन डिसलोकेशन भी ऐसे पोजीशन को कराने से बच्चों में कमी आती है। लेकिन इस पर ध्यान देना है कि कभी भी बच्चे पे जोर जबरदस्ती करके नहीं करना है। यदि एडक्टर कॉन्ट्रैक्चर हुआ, हिप सबलक्सेट हुआ और हड्डियां वीक है तो फ्रैक्चर भी हो सकता है। अब सेरेब्रल पाल्सी बच्चों में उत्तेजनाएं बहुत ज्यादा कुछ बच्चों में होती हैं, हाथ पैरों के मूवमेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो पाउडर मसाज जो होता है ये बेस्ट मेथड होता है बच्चे को रिलैक्स करने के लिए, उसकी एक्टिविटीज करना, सूदिंग एक्शन लगता है उसको, और मांसपेशियों में जो फड़कन बहुत एक्टिविटीज होती है वो कम हो जाती है। उसके बाद जो एक्टिविटीज करानी होती है उससे बहुत फर्क पड़ता है। उसके अलावा यदि गर्दन नहीं रुकती है तो रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ इस तरह से हम लोग उसको फर्मली प्रेशर देते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं, तो उससे बच्चों की मांसपेशियों में बहुत फर्क पड़ता है। वो बैठा करके भी कर सकते हैं, बैठाते हैं तो दोनों कंधों को पीछे ले जा करके और स्पाइन के दोनों तरफ वो स्टिमुलेट करते हैं उन सब के ऊपर, और आंखों से देखते हुए बच्चे से मुस्कुराना, बात करना, तो एक बहुत उसका लंबे समय तक असर पड़ता है। इसके अलावा गर्दन को रोकने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, जैसे टमी टाइम बहुत फेमस है कि जो भी बच्चे पैदा होते हैं उनको पेट के बल लिटाना चाहिए और पेट के बल लिटा करके तमाम एक्टिविटीज कराई जाती है। और वो पेट के बल जमीन पर भी हो सकता है या मम्मी पापा उनको अपने पेट पर लिटा करके उनको थोड़ा सा अपने पेट पे है पैर पे लिटा करके उनको स्लो मूवमेंट कराते हैं और आंखों में देख के बातें करते हैं, तो उनमें गर्दन में रुकने बहुत अच्छे ढंग से आते हैं। बोलिस्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं प्रोन एक्टिविटीज में, वेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, पिलो का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये देखा गया है कि किसी भी वेज पे, ये जो ट्रायंगल शेप का भी फोटोग्राफ्स में मैं आपको दिखाऊंगा, उस पे देखें कि लेटरल साइड से लिटाते हैं और कुछ एक्टिविटीज कराते हैं तो उस पे गर्दन पे बहुत अच्छा फर्क पड़ता है। और भी बहुत सारी एक्टिविटीज है, पुल टू सिट है, कंधों से पकड़ के खींचना होता है, जिम बॉल पर पे है। लेकिन अक्सर मैंने देखा कि बहुत सारे पेरेंट्स जो थेरेपिस्ट बताते हैं कि तेजी से मूवमेंट बॉल पे कराते हैं, रोटेशन कराते हैं, जर्क देते हैं, वो सब नहीं कराना है। केवल स्थिरता और स्लो एक बैलेंस बनाने के लिए एक्सरसाइजेस करानी होती है। सीधा होल्डिंग अपराइट करना है, एक होता है रिवर्स पुल टू सिट होता है, रिवर्स क्रैडल होता है, विजुअल ट्रैकिंग होती है, स्टूल पे बैठा करके कोई भी खिलौने कुछ चीजें अगल बगल दिखाते हैं तो उससे भी बच्चों पे फर्क पड़ता है। ये फोटोग्राफ्स के माध्यम से आप देखेंगे टमी टाइम एक्टिविटी है, बच्चा लेट करके चारों तरफ विजुअल ट्रैकिंग करता है, चीजों को पहचानता है, आप खुद बैठ सकते हैं, तमाम खिलौने लिख सकते हैं, खसकना भी सीखेगा, गर्दन को उठाना भी सीखेगा। उसके अलावा टमी एंड टाइम एक्टिविटी जो सामने देख रहे हैं, मम्मी के पेट पे जो बच्चा लेटा हुआ है और आंखों से आंख मिला करके बातें कर रहा है, चीख रहा है, तो उससे गर्दन की मांसपेशियों में मजबूती आती है। ये छोटे बच्चों में बहुत इफेक्टिव होता है, बहुत अच्छा काम होता है। और जो देखा आई टू आई कांटेक्ट जो आप सीन सामने देख रहे हैं, उसमें भी देखा पैरों पे लेटा कर किस तरह से आई टू आई कांटेक्ट करते हैं, बच्चे को झूला झुलाते हुए ऐसे करके ऐसे करते हैं, तो उसका भी बहुत असर बच्चे पे पड़ता है नेक कंट्रोल्स पे। वेज होता है, बोलिस्टर होता है, उस पे लिटा करके एक हाथ को और पैरों को कंट्रोल करके दूसरे हाथ से काम कराते हैं। बच्चे को देखने के लिए गर्दन को रुकने की जरूरत पड़ती है। सामने मिरर रख सकते हैं, मिरर से ऐसे बच्चों पे जब एक्टिविटीज कराते हैं तो उनका एक असर अच्छा पड़ता है, फीडबैक उस बच्चे को जाता है। इसके अलावा जिन बच्चों में हाथों में वीकनेस है, अपनी एक्टिविटीज नहीं कर पाते हैं, स्ट्रॉलर बनता है, आप देखेंगे पहिया लगा हुआ है स्टूल के नीचे। एक होता है स्केट बोर्ड होता है बच्चों के खेलने, उस पर लिटा करके बच्चों को जब आगे बढ़ाते हैं तो वो हाथ और पैरों से संभालने की कोशिश करते हैं, उसमें गर्दन को उठाकर रोकते हैं। और ये सेरेब्रल पाल्सी बच्चों के लिए बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है और बहुत अच्छा काम करता है। रिवर्स क्रैडल है, सीधा लेने की बजाय इनको पेट के बल और ऐसे ले, तो ऐसे लेंगे तो गर्दन लटकेगा तो उठाने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा सपोर्ट कर लेंगे, धीरे धीरे सपोर्ट कम करते जाएंगे तो देखने की कोशिश में बच्चा वो गर्दन को उठा के ऊपर रोकेगा। और जैसे पेट के बल ऐसे लेटा कर लिए, हाथों पे सपोर्ट कर लिया या सर के ऊपर ऐसे ले लिया, पैरों को दूर करके लेना है। कंगारू केयर होता है, मदर अपने ऐसे मदर या फादर कोई भी इस तरह करके बच्चे को ले लेते हैं, तो ये जो सर होता है अभी झुकने नहीं पाता, पीछे जाता फिर रोक कर रखता है। तो ये सब एक्टिविटीज जितनी भी होती है वो गर्दन को रोकने के प्रयास में किया जाता है। लेटरल पोजिशनल वेज होता है, लेकिन इसमें संभल के काम करना है, हाथों पे सपोर्ट हो, रीच कराना है, चीजों को पकड़ाना है, तो गर्दन पर इसका और भी अच्छा पकड़। पुल टू सिट है, इसमें हाथों से पकड़ करके है, गर्दन नहीं रुक पाती है तो कंधे पे सपोर्ट देने की जरूरत पड़ती है, संभल के करना है, बच्चों को कोई चोट ना लगने पाए।
तो ये सब एक्टिविटीज, जिम बाल है, जिम बाल में देखा आपने, देखेंगे सामने कि वो एक पोजीशन की गई है, लोअर बॉडी को कंट्रोल किया गया है, हाथों से सामान पकड़ाने की कोशिश की, हाथों से सामान नहीं पकड़ पाते हैं तो हाथों को बॉल पे सपोर्ट करता है, केवल गर्दन रुकवाना है। सामने कोई बैठ जाता है, लाइट या किसी तरह के इंस्ट्रूमेंट्स दिखाते हैं तो वो बच्चे गर्दन उठा के रोकने की कोशिश करते हैं। इन सब चीजों में आई टू आई कांटेक्ट बहुत जरूरी होता है। उन बच्चों से बातें करते हुए, उन सभी एक्टिविटीज के बारे में बताते हुए काम कराना है। पैसिव एक्सरसाइजेस से किसी बच्चे को कोई भी फर्क नहीं पड़ता, जो भी एक्टिविटीज होना चाहिए वो एक्टिव होना चाहिए। बच्चे को फीडबैक देने की जरूरत है, बच्चे को प्रोत्साहन देने की जरूरत है, वाह वाह आपने गर्दन उठाया, इस तरह की चीजों का इस्तेमाल करते हैं शब्दों का, तो बच्चों पे इनका पॉजिटिव फीडबैक असर पड़ता है। और ये सब एक्टिविटीज दिन में कई बार करना है, क्योंकि देखा गया है कि जब हम बार बार ऑडिटरी, टैक्टाइल, विजुअल, वेस्टिबुलर स्टिमुलेशन देते हैं तो ब्रेन में जो एक न्यूरोप्लास्टिसिटी बिहेवियर होता है उसकी वजह से बहुत सारे नए न्यूरॉन्स डेवलप हो जाते हैं, जो हमारे सुस्त अवस्था में जो न्यूरॉन्स पड़े होते हैं जागृत हो जाते हैं और काम करना शुरू कर देते हैं, और अल्टीमेटली बच्चे को उस चीजों की याद बनी रहती है और एक्टिविटी करने लगते हैं। और जो भी एक्टिविटीज कराना है, अगर बच्चे का मन नहीं है तो जबरदस्ती नहीं कराना, प्लेफुल एनवायरनमेंट होना चाहिए, उस तरह के कमरे में कराना चाहिए जहाँ पे डिफरेंट तरह की कलर्स, टॉयज और एक पीसफुल एटमॉस्फेयर हो जहाँ पे बच्चे उस तरह को एंजॉय कर पाए। और फीडबैक के बारे में मैंने पहले ही बताया कि फीडबैक देना बहुत जरूरी है, और मिरर के सामने कराने से उन बच्चों पे पॉजिटिव फीडबैक पड़ता है, उनका अच्छा असर पड़ता है। प्रथम जो 2 साल होता है बच्चों के लिए नेक कंट्रोल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अक्सर जो हम लोगों ने अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि 2 साल में गर्दन का रुकना बिल्कुल नहीं आ पाया, तो बच्चों में बैठना, क्रॉलिंग, स्टैंडिंग पे सपोर्ट भी नहीं आ पाता है। 1 साल तक नहीं आया तो खड़ा होकर इंडिपेंडेंट चलना नहीं आ पाता, बट एटलीस्ट 2 साल तक आ गया तो बैठना, सपोर्ट के साथ चलना आ सकता है। तो ये सब चीजों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेट ना हो जाए। इन चीजों को जितनी शुरुआती दौर से शुरू करेंगे उतना उसमें बच्चों में लाभ मिलेगा। हिप्पोथेरेपी होता है, घोड़े की सवारी। यदि घोड़े की सवारी उपलब्ध नहीं है तो बहुत सारे आजकल जो बहुत सारे जो खेल के टॉयज मिलते हैं, बड़े बड़े आपके मार्केट में मिल जाते हैं, उनको लेकर के जो थोड़ा सा स्टेलर सिस्टम पे बैलेंसिंग के लिए होता है उसमें बच्चे को कराते हैं, तो उससे हेड और ट्रंक कंट्रोल पर लंबे समय तक उसका असर देखा गया है। जिन बच्चों में समस्याएं ज्यादा हैं, हाथों की एक्टिविटीज को इंप्रूव करना है, गर्दन का रुकना बहुत अच्छा नहीं आ पाया है, आ गया लेकिन फिर है ग्रेड 2 है, तो उनको सीपी चेयर और प्रोन स्टैंडर जो सामने स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ऐसे बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि केवल गर्दन पे ना फोकस करके और सारी चीजों पर भी देखने की जरूरत है। वो सीपी चेयर और प्रोन स्टैंडर के साथ में उनके साथ काम करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। जो बच्चे 2 साल से ज्यादा बड़े हैं, जिनमें हेड कंट्रोल नहीं आ पाता है, उनको एक तरह के हेड सपोर्ट देने की जरूरत। उसमें हेड सपोर्ट एक होता है हैंड सिंगर हेड सपोर्ट, या ऑनलाइन अवेलेबल होता है, इनका भी इस्तेमाल बच्चे कर सकते हैं। जिन बच्चों में स्पाइन कंट्रोल भी नहीं है, ट्रंक कंट्रोल, स्पाइन कंट्रोल बिल्कुल नहीं है, बच्चे की उम्र ज्यादा हो गई है, जिनका जीओसीएस 4 या 3 है, उन बच्चों के लिए ब्रेसेस का इस्तेमाल किया जा सकता है। जीओसीएस 5 में भी इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। 5 में सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है, 4 में कम जरूरत पड़ती है, और 3 में तो बिल्कुल इस्तेमाल किया नहीं जाता। तो ये जो ब्रेसेस होते हैं, स्पाइनल ब्रेस, जिनमें ट्रंक कंट्रोल दिया जाता है और नेक कंट्रोल भी रहता है, इनका अच्छा एक कंट्रोल उससे आ जाता है। एक नया सिस्टम अभी वेस्टर्न कंट्रीज में डेवलप हुआ है, डायनेमिक हेडपोर्ट सिस्टम है। कुछ अभी पेपर्स आए हुए, साइंटिफिक पेपर, जिनके द्वारा बताया गया है कि इनको लगाने से उनके नेक कंट्रोल पे बेहतरी आई है, लेकिन अभी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, कस्टमाइज हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन ये थेरेपिस्ट और जो स्पेशलिस्ट हैं जो यहाँ के सिस्टम है वहाँ पे डेवलप होने के ऊपर है। इस सिस्टम के द्वारा जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, सामने के मूवमेंट इससे रुक जाते हैं, साइड टू साइड बच्चा मूवमेंट कर लेता है, गर्दन रुकने नहीं पाता है। इससे विजुअल ट्रैकिंग होती है, तो पढ़ाई लिखाई करना, कंप्यूटर पे काम करना, उनकी चीजों को कर पाना उससे इजी हो जाता है। इन चीजों के बारे में मैंने बात किया। अब हम ये बात करना चाह रहे हैं कि जो ट्रंक कंट्रोल होता है, धड़, उनका गर्दन से क्या लेना देना होता है। जैसे मैंने पहले ही बताया था पहले लेक्चर में कि जीओसीएस 5 जिनमें कुछ भी अवस्था नहीं होती, उनमें यदि हम
ट्रंक कंट्रोल देते हैं, जैसे स्पाइनल ब्रेस देते हैं, सपोर्ट देते हैं, तो उससे हेड ट्रैक, विजन ट्रैकिंग और नेक कंट्रोल बेहतर होता है। लेकिन जैसे 4 जो होते हैं जो सहारे के साथ खड़े हो जाते हैं, सहारे के साथ ट्रांसपोर्ट करके चले जाते हैं, उनमें ब्रेसेस की जरूरत कम पड़ती है और कम देना चाहिए। ज्यादा ट्रंक नेक कंट्रोल को सपोर्ट दे दिया तो अपना काम नहीं कर पाते, इनमें कम करना होता है। और हर बच्चों में जिनमें गर्दन नहीं रुकती है उनकी धड़ की कंट्रोल भी कम होती है, देखा गया है। अब हम बात करेंगे अल्टीमेटली कि जो ट्रीटमेंट हमने प्रोटोकॉल फॉलो किया है गर्दन के रोकने के लिए, उसमें प्रिकॉशन क्या है। शुरुआती उम्र में किसी तरह के कोई भी गर्दन की कॉलर को नहीं देना है। रेंज ऑफ मूवमेंट, तेजी से मूवमेंट घुमाना, बॉल पे तेजी से मूवमेंट करना, रेंज ऑफ मूवमेंट एक्सरसाइजेस नहीं कराना है। हाई स्पीड वाली किसी तरह के एक्सरसाइजेस से बचना है हमें। पीडियाट्रिक बॉल थेरेपी जो होता है, जो हाइड्रोसेफलस बेबी होते हैं जिनका सर बहुत बड़ा होता है, उनको इस्तेमाल नहीं करना, उनको चोट लग सकती है, सर्वाइकल स्पाइन इंजरीज हो सकती है। और बॉल का इस्तेमाल जिन बच्चों में गर्दन नहीं रुकती बहुत संभल के करना है और मूवमेंट बहुत स्लो होना चाहिए। और जिनके बच्चे की गर्दन नहीं रुकती उनके एंटीस्पास्टिक जो मेडिसिन होते हैं जिनमें जो सख्तपन को कमी करती है, उनको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, कम से कम करना चाहिए। और अनवांटेड मूवमेंट को एकदम कंट्रोल कर देते हैं। जो एक्टिविटीज है डेली की, क्रॉलिंग है, सिटिंग है, घोड़ा बन करके चलना है, खड़े होकर के चलना है, खाना खाना है, इन सब चीजों में हम बच्चे को ट्रेंड कर देते हैं तो ओवरऑल जो बच्चे का जो विकास होता है बहुत अच्छा होता है। और जब तक बच्चे में फेयर नेक कंट्रोल ना आ जाए, जमीन पर ग्राउंड पर एक्टिविटीज ना कर ले, प्लीज उनको स्टैंडिंग एंड वॉकिंग इनको इनकरेज नहीं करना है। क्योंकि ये करते हैं तो जो बेसिक माइलस्टोन आना चाहिए वो तो नहीं आ पाया, और चलना खड़ा होना तो कभी भी उस बच्चे को नहीं आ पाएगा। अब अंत में बात करेंगे जिन बच्चों का पुअर हेड कंट्रोल से प्रॉब्लम क्या हो सकती है। यूजुअली बहुत कम प्रॉब्लम्स होती है। प्रॉब्लम्स उनमें आती है जिनका डिस्टोनिक या डिस्काइनेटिक सेरेब्रल पाल्सी होता है, बहुत एबनॉर्मल मूवमेंट्स होते हैं जिनकी वजह से सर्वाइकल माइलोपैथीज होती है, मतलब स्पाइनल कार्ड नसों में उनमें चेंजेस आने लगते हैं। गर्दन में दर्द रह सकता है, हाथों से अच्छे ढंग से काम नहीं कर पाते हैं, और चारों दिशाओं में सही ढंग से देखने में असमर्थता महसूस करते हैं। ये चीजें उनमें समस्याएं आती है। अब कुछ बड़े लोग होते हैं, एल्डर लोग हैं, जैसे जिनकी उम्र 12, 14, 15 साल, 18 साल है, यदि उनमें भी गर्दन की नहीं रोग हो तो क्या करना। लोग अक्सर ऐसे बच्चों को घर के किनारे छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं करना है। उनके लिए स्पाइनल ब्रेस है, जो पहले मैंने बताया, हेड कंट्रोल का सिस्टम वो घर पे बना सकते हैं, उसकी व्यवस्था कर सकते हैं। सीपी चेयर का इस्तेमाल करना है, जो मैंने दिखाया था प्रोन स्टैंडर्ड, उसका इस्तेमाल करना है। और उनको हाथों की एक्टिविटीज और पढ़ाई लिखाई और व्हीलचेयर का इस्तेमाल करने के लिए प्रमोट करना है। अंत में मैं यही बताना चाहूंगा कि 1 साल के पहले गर्दन को रोकने के लिए हर एक संभव प्रयास करना है, क्योंकि 1 साल तक यदि गर्दन नहीं रुकती है तो इंडिपेंडेंट चलने की कैपेबिलिटी बच्चे में नहीं आ पाएगी। ऐसे बच्चों में सेंसरी स्टिमुलेशंस, प्रॉपर पोस्चर, सही तरीके से एक्टिविटीज कराने से अधिकतर बच्चों में गर्दन पे कंट्रोल आ जाता है। और टमी टाइम एक्टिविटी, कंगारू केयर, मतलब पेट से लगाना, पेट के बल सुलाना, पेट के बल एक्टिविटीज कराना, ये एक्सेलेंट तरीका है बच्चों के गर्दन पे कंट्रोल करने का। अंत की स्लाइड पे मैंने कुछ रेफरेंसेस दिए हैं, जो लोग इसके बारे में और नॉलेज लेना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, वो इंटरनेट पे जा करके इन रेफरेंसेस से उनके बारे में दे सकते हैं। ये जो भी मैंने चीजें इसमें बताई हैं, जो हम लोगों का अपना एक्सपीरियंस रहा है, जो इंटरनेशनल जो बहुत सारी जो आर्टिकल है, लिटरेचर, उनके हिसाब पर देख करके, और वो जो ट्रूथ है साइंटिफिक बेसिस, उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको किसी तरह की कोई समस्या ऐसे बच्चों के बारे में है तो जो इस वीडियो के द्वारा जो नंबर्स दिए गए हैं, मेल आईडी दिया गया है, उस पर भेजें। अपने बच्चों के साथ सही मेहनत करें और ऐसा ना करें कि जो गोल्डन पीरियड वो निकल जाए तो आगे कुछ काम करना ऐसे बच्चों के लिए साथ बहुत मुश्किल हो जाता है। सही समय पर सही इंटरवेंशन करने से ऐसे बच्चों को एक नई लाइफ और एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ दे सकते हैं। धन्यवाद।
सेरेब्रल पाल्सी में अधिक जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल त्रिशला फाउंडेशन और JJN 999 को सब्सक्राइब करें।